नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो हर सरकारी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब 1885 से लेकर 1947 तक की पूरी यात्रा। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन की तरह पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि इस कहानी के हर मोड़ को समझना है, ताकि पूरा नजारा साफ हो जाए और परीक्षा में कोई उलझन न रहे। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये समझने की कहानी है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी आजादी की एक बड़ी ज्वाला में बदल गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसी पहली चिंगारी से करते हैं। हाँ, 1857 की क्रांति। 1857 को हमेशा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन क्या यह वाकई एक सोचा समझा पूरे देश का आंदोलन था, या फिर अलग अलग जगहों पर हो रहे विद्रोहों का एक समूह? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, शुरुआत में ये एक संगठित राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था। अच्छा। ये मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मतलब इन जगहों पर फैल गया। इसके पीछे सिपाहियों के धार्मिक कारण तो थे ही, साथ में अंग्रेजों का जो आर्थिक शोषण था वो भी एक बहुत बड़ी वजह था। और इसके बड़े चेहरे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, ये सब इसके बड़े चेहरे थे। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन एक नींव तो रख दी उसने। बिल्कुल, भविष्य के राष्ट्रवाद की नींव। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे लंदन में बैठी रानी के शासन के अंडर आ गया। अच्छा। और ये सवाल अक्सर परीक्षा में आता है कि किस घटना के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ। समझ गया। तो इस चिंगारी ने भविष्य की लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस संघर्ष के अलग अलग चरणों को समझते हैं। हाँ, इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा हमारे स्रोत में भी बताया गया है। 3 हिस्से। पहला है उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। दूसरा है उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। और तीसरा और सबसे लंबा है गांधीवादी युग 1919 से 1947 तक। मतलब संघर्ष का तरीका धीरे धीरे बदलता गया। बिल्कुल। पहले शायद नरमी से, फिर गर्मी से, और फिर गांधी जी के अपने तरीके से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उदारवादी चरण का तरीका था प्रार्थना, याचिका और विरोध, मतलब प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। उग्रवादी चरण में स्वदेशी, बहिष्कार और सीधी कार्रवाई पर जोर दिया गया। और गांधीवादी युग तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन, मतलब आम जनता को साथ लेकर चलने का दौर था। तो कहानी के पहले अध्याय यानी उदारवादी चरण की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से होती है। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सही। 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ये साल और संस्थापक का नाम, ये दोनों ही परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी। पर एक बात समझ नहीं आई, इनका लक्ष्य क्या था? क्या ये शुरुआत से ही पूरी आजादी मांग रहे थे? नहीं, उस वक्त पूरी आजादी का विचार बहुत दूर था। इनका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक दायरे में रहकर, कानून के अंदर रहकर सुधारों की मांग करना। अच्छा। इनका तात्कालिक लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक जिम्मेदार सरकार। मतलब वो अंग्रेजों के न्याय पर अब भी भरोसा करते थे? एक तरह से हाँ, बस सिस्टम में सुधार चाहते थे। इस दौर के बड़े नेताओं में दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। दादाभाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी भी इसी दौर की है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आंकड़ों के साथ समझाया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा और संसाधन लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं, जिससे भारत गरीब होता जा रहा है। चलिए अब उस मोड़ पर आते हैं जिसने आंदोलन की दिशा बदल दी। चलिए अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। 1905 बंगाल का विभाजन। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि कैसे एक प्रशासनिक फैसले यानी बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में इतनी बड़ी आग लगा दी। ऐसा क्या था इस फैसले में जिसने आंदोलन का रुख ही बदल दिया? ये एक टर्निंग पॉइंट था। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कारण क्या दिया गया?
बहाना तो ये दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन असली मकसद था फूट डालो और राज करो। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना? बिल्कुल। उन्होंने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांट दिया ताकि राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को तोड़ा जा सके। और इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त हुई होगी? जबरदस्त। इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी सामान, खासकर मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया। अच्छा। अपनी आत्मनिर्भरता दिखाने के लिए देसी चीजों को अपनाया। एकता दिखाने के लिए लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। और शायद यही वो मौका था जब आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, ये पहला मौका था जब महिलाएं और छात्र बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर सड़कों पर उतरे। इस एक घटना ने उदारवादी तरीकों की सीमाओं को उजागर कर दिया और यहीं से उग्रवादी राजनीति का जन्म हुआ। तो बंगाल विभाजन की आग ने ही उग्रवाद को जन्म दिया। चलिए इस पर और बात करते हैं। बंगाल विभाजन के बाद नरम दल के याचिकाओं वाले तरीकों से लोगों का, खासकर युवाओं का भरोसा उठने लगा। उन्हें लगा कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहीं से उग्रवाद का उदय हुआ। इसके 3 बड़े नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, और यहीं तिलक का वो मशहूर नारा आया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा उस समय की पूरी भावना को बता देता है। सही बात है। इसी बीच 1906 में अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को और कमजोर किया जा सके। और फिर आया 1907 का सूरत अधिवेशन। हाँ, यहाँ आंदोलन के तरीकों को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। इसे ही सूरत स्प्लिट कहते हैं। आप इसे कांग्रेस के अंदर एक जनरेशन गैप की तरह देख सकते हैं। पुराने नेता चिट्ठियां लिखने में यकीन रखते थे और युवा नेता सड़कों पर उतरना चाहते थे। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही हुआ था। अब आंदोलन की एक धारा और भी आगे बढ़ गई, जो थी क्रांतिकारी गतिविधियां। इनकी विचारधारा थी भीख मांगना नहीं, छीनना है। बिल्कुल। तो अब बात बम और पिस्तौल तक पहुंच गई थी। यह सशस्त्र विद्रोह का दौर था। अच्छा। बंगाल में अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र में अभिनव भारत जैसे गुप्त संगठन क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई। इसका मकसद विदेशों में बसे भारतीयों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करना था। और इसी दौर का एक दर्दनाक वाकया कामागाटा मारू कांड भी है। हाँ, कामागाटा मारू एक जहाज था जो भारतीय प्रवासियों को लेकर कनाडा गया था, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया। जब जहाज वापस कलकत्ता आया तो ब्रिटिश पुलिस से झड़प हुई और कई लोग मारे गए। इस घटना से विदेशों में बसे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा भर गया। तो सूरत में जो एकता टूटी थी, क्या उसे जोड़ने की कोई कोशिश हुई? और वो साल था 1916। इस साल 2 बड़ी घटनाएं हुई। 2। पहली, तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग शुरू की। इसका मकसद ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस हासिल करना था। और दूसरी घटना थी लखनऊ समझौता, जो एकता के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सूरत में बिछड़े नरम दल और गरम दल लगभग 9 साल बाद फिर से एक हो गए। क्या बात है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी लखनऊ पैक्ट हुआ। दोनों ने मिलकर सरकार से सुधारों की मांग करने का फैसला किया। ऐसा लगा कि आंदोलन में एक नई जान आ गई है। और इसी तैयार जमीन पर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोग शुरू किए। चलिए अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। बिल्कुल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया और देश को समझा। अच्छा। फिर उन्होंने अपने शुरुआती आंदोलन शुरू किए। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, CAK। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। एकदम सही। सी से चंपारण 1917, बिहार में नील किसानों के शोषण के खिलाफ। ये भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा था। पहला सविनय अवज्ञा। ए से अहमदाबाद
1918 मिल मजदूरों के लिए, जहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। और के से खेड़ा 1918 गुजरात में किसानों के लगान माफी के लिए। ये पहला असहयोग आंदोलन था। तो इन 3 सफलताओं ने गांधी जी को जनता का नेता बना दिया। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने दमन का चक्र और तेज कर दिया होगा। बिल्कुल। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक बेहद दमनकारी कानून लागू किया, जिसे काला कानून कहा गया। हाँ, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। इसमें सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। और इसी काले कानून के विरोध में वो भयानक घटना हुई जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सोचकर भी डर लगता है। एक बंद बाग, बाहर निकलने का एक ही रास्ता और हजारों निहत्थे लोग, जिनमें बच्चे और औरतें भी थीं। इस घटना ने अंग्रेजों के सभ्य होने के दावे की धज्जियां उड़ा दी। और इसके विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इन घटनाओं के बाद तो गांधी जी का अंग्रेजों के न्याय से भरोसा पूरी तरह उठ गया होगा। पूरी तरह। और यहीं से उनके पहले बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। चलिए अब उस पर आते हैं। असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। इन दोनों में क्या जुड़ाव था? खिलाफत आंदोलन असल में भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के सम्मान को बचाने के लिए चला रहे थे, जिसका नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे। अच्छा। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका माना और कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया। 1920 में दोनों आंदोलनों को मिलाकर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और इसका तरीका क्या था? असहयोग का मतलब क्या था? इसका मतलब था अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी और सबसे बढ़कर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब हर स्तर पर असहयोग। हाँ, चरखा और खादी देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए। लेकिन फिर चौरी चौरा? हाँ, 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में आंदोलनकारी भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसा की घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के अचानक वापस लेने से कई नेता निराश हुए होंगे। उस ठहराव के दौर में क्या हुआ? अब सही है, बहुत निराशा थी। इसी के चलते 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। उनका रास्ता अलग था। हाँ, उनका रास्ता अलग था। उन्होंने कहा, अगर हम सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकते तो चलो चुनाव लड़कर असेंबली के अंदर जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करें। और फिर 1927 में साइमन कमीशन का भारत आना एक बड़ी घटना थी। हाँ, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। ये तो ऐसा था कि भारत का भविष्य तय हो रहा है और किसी भारतीय से पूछा भी नहीं जा रहा। बिल्कुल। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। इसी विरोध के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी शहादत ने देश के क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया। यहीं से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का दौर और तेजी से शुरू होता है। बिल्कुल। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। उनका पहला बड़ा काम था लालाजी की मौत का बदला लेना, जिसके लिए उन्होंने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की। और फिर असेंबली में बम फेंकने की घटना? हाँ, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, पर उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका करना था। वो चाहते थे कि पूरा देश उनके विचारों पर बहस करे। ये हिंसा से ज्यादा एक राजनीतिक बयान था। बिल्कुल। अंत में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई।
एक तरफ क्रांतिकारियों का बलिदान था तो दूसरी तरफ गांधी जी अपने अगले बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। चलिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चलते हैं। इसकी जमीन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही तैयार हो गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी घोषित कर दिया। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला भी यही हुआ। हाँ, और इसी के बाद हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक की पैदल यात्रा शुरू की। ये एक ब्रिलियंटली प्लान्ड राजनीतिक कार्रवाई थी। उन्होंने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को चुना जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार पर बातचीत का दबाव बना। बिल्कुल, सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए, लेकिन वहां बात बनी नहीं बनी। वहीं पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी और इस पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद पैदा हो गए। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड सीट्स में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। अच्छा। गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बन जाएगा। इसके विरोध में उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ और उसमें रिजर्व सीट्स पर सहमति बनी। हाँ, यानी सीट तो दलित उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी, पर उस पर वोट सभी जाति के लोग देंगे। अब हम आज़ादी के आखिरी दशक में पहुंच रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और भारत की आज़ादी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वायसराय ने भारत को भी युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया, बिना किसी भारतीय नेता से पूछे। और इसके विरोध में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, युद्ध में फंसे अंग्रेजों को भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजे, जैसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन। लेकिन ये सब आधे अधूरे वादे थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक दिवालिया हो रहा है बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, क्योंकि इसमें भविष्य के वादे थे, तुरंत कुछ नहीं। इस विफलता के बाद आजादी का आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। बिल्कुल, यहीं पे गांधी जी ने अपना सबसे प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। लेकिन अंग्रेज इस बार पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने ऑपरेशन 08 चलाकर रातों रात गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? नहीं, यही इस आंदोलन की खासियत थी। ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन बन गया और जनता ने खुद इसकी कमान संभाल ली। अच्छा। अरुणा आसफ अली जैसी नेत्रियों ने भूमिगत रहकर आंदोलन को जिंदा रखा। कई जगहों जैसे बलिया और सतारा में तो लोगों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और अपनी समानांतर सरकारें बना लीं। आज़ादी के इस पूरे संघर्ष में सिर्फ बड़े नेताओं और आंदोलनों का ही नहीं, बल्कि कई ऐसे नायकों का भी योगदान था जिनकी बातें कम होती हैं। चलिए अगली स्लाइड में उन पर बात करते हैं। बहुतों का, जैसे आदिवासी विद्रोह जिनमें बिरसा मुंडा का उलगुलान हो, या संथाल विद्रोह, किसान आंदोलन, महिला क्रांतिकारी जैसे कल्पना दत्त। और प्रेस की भूमिका भी तो थी। बिल्कुल, तिलक के केसरी या गांधी जी के यंग इंडिया जैसे अखबार जिन्होंने लोगों में चेतना जगाई, इन सब का योगदान बराबरी का था। और अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, 1947, स्वतंत्रता और विभाजन। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका मकसद सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना था। और उसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया। हाँ, जिसे मान लिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। अपनी मांग मनवाने के लिए लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसके बाद कलकत्ता और पूरे देश में भयानक दंगे फैल गए। तो क्या कैबिनेट मिशन एक तरह से संयुक्त भारत का आखिरी मौका था जो नाकाम हो गया? कह सकते हैं। इन दंगों के बाद विभाजन लगभग तय हो गया था। फरवरी 1947 में नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की,
जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। और फिर 15 अगस्त 1947। हाँ, अंत में 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ और भारत एक आज़ाद देश बना। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ विभाजन का दर्द भी लेकर आई। ये लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान का नतीजा था। तो ये थी 1857 की चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी तक की कहानी। हमने देखा कि कैसे अलग अलग चरणों, विचारधाराओं और अनगिनत लोगों के बलिदान ने मिलकर आज़ादी का रास्ता बनाया। बिल्कुल, नरम दल की याचिकाओं से लेकर गरम दल के संघर्ष, क्रांतिकारियों के बलिदान और गांधी जी के जन आंदोलनों तक हर एक की अपनी भूमिका थी। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने कुछ अनदेखे नायकों की बात की, किसान, आदिवासी, महिलाएं। सोचने वाली बात यह है कि इतिहास की किताबों में दर्ज नामों के अलावा और कितने अनगिनत चेहरे होंगे जिनका बलिदान इस आज़ादी की नींव में शामिल है, पर जिनके नाम हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद।